can be of three types broadly. Purchaser company holds share, that means purchaser company holds the share of vendor company. Vendor company holds the share. So vendor company holds the share of purchaser company, or both holds the share in each other. दोनों के पास एक दूसरे के शेयर है। अब जब भी इंटर कंपनी शेयर होल्डिंग इन्वॉल्व रही तो हमको नंबर 1 परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन में क्या करना है, नंबर 1। नंबर 2 अकाउंटिंग में क्या करना है, और अकाउंटिंग दोनों पार्टियों के बुक्स में, परचेसर कंपनी के बुक्स में, वेंडर कंपनी के बुक्स में। ठीक है, तो पहले मैं उल्टा चल रहा हूं। अकाउंटिंग में हम वेंडर कंपनी के बुक्स में कुछ चेंजेस बताएंगे आपको, क्या चेंजेस कर रहे, क्यों कर रहे, उसका रीजन भी बताएंगे। पर वो जो भी चेंजेस है वो सिर्फ दिखावे के लिए है, मतलब अगर उसमें कुछ नहीं भी किया तो भी वेंडर की बुक्स वैसे क्लोज होंगी ही होंगी। ठीक है, बट वो चेंजेस दिखाने से कोई अगर वो क्लोज बुक्स को भी पढ़ता है तो उसको समझने में ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा मदद करेगा। देयरफॉर दोज एडजस्टमेंट वी शुड डू, बट उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो उसमें ज्यादा बिल्कुल मेटिकुलस होने की जरूरत नहीं है, जितना आपको बताएंगे उतना आपने किया तो बहुत है उसमें। जब आपको प्रॉब्लम में बताएंगे तब बताएंगे कि आप उल्टा वहां क्या और दिमाग लगाते अपना, और वो क्यों नहीं फिट बैठता है वो भी बताएंगे प्रॉब्लम के समय। अभी वो समझाऊंगा तो नहीं समझेगा। तो जो भी हम चेंजेस बताएंगे वेंडर कंपनी के बुक्स में, उससे रियल में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो देखने में ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। इसके बुक्स में वो चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी सर्वाइव कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, तो इसमें अकाउंटिंग में जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको वैसा ही करना है जैसा अपन बताएंगे। परचेज कंसिडरेशन में क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसमें भी आप बोल सकते दो सिचुएशन, इंट्रिंसिक वैल्यू के कैलकुलेशन में एंड देन बाद में अदर। अब इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे परचेज कंसिडरेशन हमेशा नहीं निकाला जाता है, ये तो मालूम है आपको। वो खुद ही एक्सचेंज रेशियो दे दे, वो खुद ही प्राइस दे दे कि इसका शेयर इतने रुपए का, इसका शेयर इतने रुपए का, तो उस केस में इसकी जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बराबर। पर जहां पे आप परचेज कंसिडरेशन इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे निकाल रहे होंगे तो वहां पर आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, और फिर नीचे और क्या एडजस्टमेंट कर रहे हो। इसका एक्सप्लेनेशन इतना सिंपल और लॉजिकल है, अगर आप ध्यान दोगे तो। रूल बनाने के चक्कर में मत पड़ो, उसको जो पढ़ाएंगे समझाएंगे उसको ध्यान दो, तो आप खुद ही समझ सकते कि यस ऐसा ही करना पड़ेगा, दूसरा और कोई रास्ता उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। नाउ एज फार एज AS14 इज कंसर्न, AS14 इंटर कंपनी शेयर होल्डिंग के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है, मतलब AS14 साइलेंट है, यानी वो आपको ऐसा कुछ नहीं बताता है कि हाउ यू हैव टू मेक आइदर कैलकुलेशन और अकाउंटिंग। तो ये जो भी पढ़ते हैं ये बिल्कुल लॉजिकल है, नॉर्मल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को बराबर मैच करता है, और यही एक्सेप्टेड है किताबों में सब जगह, आपको स्टडी मॉडल में सब जगह यही मिलेगा, इसलिए इसी को अपन फॉलो करते हैं। बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसके बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं है। AS14 इज साइलेंट ऑन दिस। इज इट क्लियर? अब अपने पास अभी इसको डिस्कस करने के लिए टाइम नहीं है, लंबा चलेगा, इसलिए अपन इसको अभी आज यहीं पे स्किप कर दे रहे। नेक्स्ट पीरियड में आगे के प्रॉब्लम जो है उसमें इंटर कंपनी शेयर होल्डिंग इन्वॉल्व है, किसी में ये हो सकता है, किसी में ये हो सकता है, किसी में ये हो सकता है। ठीक है, तो इतनी चीजें उस पर ध्यान देने की है। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, इंट्रिंसिक वैल्यू और अदर पार्ट, अकाउंटिंग परचेसर के बुक्स में और वेंडर के बुक्स में। ठीक है।